हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञानम स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट में बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। सबसे लास्ट में हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था गॉस की प्रमेय, ठीक है, और गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कैसे होती है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसे करने हैं, एक वैद्युत फ्लक्स पढ़ रखा था। तो उसी के आगे आज हमको पढ़ना है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो इसके अनुप्रयोग में सबसे पहले आता है अनंत लंबाई की एक समान सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना और पूरा टॉपिक आप समझ के जाना है 10 से 15 मिनट की वीडियो में, ठीक है। और हाँ, वीडियो शुरू में कर रहा हूं तो आप लोग भी अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और साथ साथ में उसको डिराइव करते चलेंगे। तो चलते हैं गाइस आज के अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो हमें पढ़ना है गॉस की नियम या गॉस की प्रमेय, जो भी बोल सकते हो, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक। जिसमें से हमारा पहला है, पहले मार्ग में आ जाता है हमें अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमें बताया गया कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, ठीक है, उसके निकट किसी भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। अब मैं बता दे रहा हूं कि इसका जो व्यंजक आएगा वो आएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई r। प्रश्न में ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, कि ये हमें फार्मूला दिया होगा, बोल देगा इसको निगमन कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए, या डिराइव द फार्मूला E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई r, ठीक। तो ये जो हमारे पास अनंत लंबाई की एक समान सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिटली चार्ज स्ट्रेट वायर, ठीक है, कि एक इनफिनिट लेंथ का हमें चार्ज वायर है, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया। अब सबसे पहले इसको डिराइव करने के लिए, जैसा हमें प्रश्न में बोला गया है कि एक समान आवेशित सीधा तार है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक समान आवेशित सीधा तार लेना है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सही से बनाएंगे। अब ये अनंत लंबाई का है, एक समान आवेशित है, तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार। जैसा कि गॉस की प्रमेय में हमने बताया था, ठीक है, कि भाई जो चार्ज वो परिबद्ध होना चाहिए, मतलब कि बाउंडेड होना चाहिए, सराउंडेड होना चाहिए, ठीक है, किसी भी सरफेस से, और उसको जो सरफेस होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। तो अब अगर अनंत लंबाई का एक समान सीधा तार है तो इसको सराउंड करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस मानेंगे, ठीक। इसको सराउंड करने के लिए हमें, इसको चारों तरफ से घेरने के लिए एक हमें गॉसियन सरफेस लेना है। अब गॉसियन सरफेस हो सकता है स्फेरिकल हो सकता है सिलेंड्रिकल हो, ठीक है, या क्यूब के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे इसको कौन सराउंड कर सकता है? तो भाई इसको सराउंड करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एक सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है, यानी कि इसको सराउंड करने के लिए हमें एक सिलेंडर मानना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया हमारे पास सिलेंडर, जिसकी लेंथ क्या है भाई, L लेंथ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे सिलेंडर ही क्यों लिया गया? तो सबसे पहली बात तो इनफिनाइट लेंथ है इस वायर की, तो इनफिनाइट लेंथ का मतलब उसकी लंबाई बहुत अनंत है। तो अनंत लंबाई के लिए ऐसा कोई सरफेस है नहीं जिसको हम सराउंड कर सकें, ठीक। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारे पास एक इनफिनाइट लेंथ का वायर है, यानी कि अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इसको परिबद्ध करने के लिए, इसको सराउंड करने के लिए हमें एक सिलेंड्रिकल सरफेस की क्यों जरूरत पड़ेगी? तो देखो भाई, इसको मान लेते हैं कि हमारे पास सिलेंडर है। अब देखो, इसको सराउंड कर दिया किसने? एक सिलेंडर ने, ठीक। ये हो गया हमारे पास
सिलेंडर, कि सिलेंडर ने इसको सराउंड कर दिया गया, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ा है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस, ताकि पूरी तरह से वो क्या हो जाए, सराउंड हो जाए, और इसके एंड जो रहेंगे वो ओपन रहेंगे। अब आते हैं भाई अगली बात पे। अब यहां से r डिस्टेंस पर, यहां से r डिस्टेंस पर, यानी कि जो वायर उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लेते, कहीं भी, यहां 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 जहां भी लेना चाहो वहां ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया, ठीक, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमने स्मॉल एरिया सेगमेंट, यानी कि क्षेत्रफल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, स्मॉल एरिया सेगमेंट है, ठीक है। तो इस स्मॉल एरिया सेगमेंट को जैसे हमने लिया, तो यहाँ पर जो होगा DA कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ। DA क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं कि क्षेत्रफल वेक्टर है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एरिया वेक्टर। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसकी दिशा हमेशा कहाँ पे होती है, रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। तो इस पूरे वायर के लिए, चाहे इस पॉइंट पे बात करें, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे जिस पॉइंट पे बात करें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर बार कहाँ पे होगी बेटा, बाहर की तरफ होगी, किसी भी पॉइंट पे माने हम, ठीक। तो इस पॉइंट P पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमको कहां पे लेनी पड़ेगी, बाहर की तरफ। इससे ये पता चलता है कि ये जो हमारे पास सिलेंडर है, ये उसका ये वाला एरिया जो होता है, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ बोलते हैं इसको, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी कि ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब ये जो सिरे होते हैं दोनों, ये कैसे होते हैं बेटा, ये सर्कुलर एजेस होते हैं, ठीक है, सर्कुलर एंड्स बोल सकते हैं इनको, ये भी और ये भी, दोनों ये कैसे हैं, सर्कुलर एंड्स हैं, मतलब वृत्ताकार किनारे हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे जिसके एजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। यहाँ पे उसका एरिया कैसा होता है, कर्व्ड होता है, घुमावदार होता है। जैसे मान लो ये सिलेंडर, तो यहाँ पे कर्व्ड है, कर्व्ड मतलब घुमा हुआ है, और यहाँ पे कैसा है कि भैया सिलेंडर को सर्कुलर है, ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त बनता है। तो ये सर्कुलर एजेस होते हैं, दो एजेस हैं सिलेंडर में, कितने सर्कुलर होते हैं, दो, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व के लिए कहीं पर भी हमने स्मॉल एरिया ले लिया, जिसका एरिया वेक्टर कितना है, DA है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, बाहर की तरफ, कहीं पर भी, इधर हो इधर हो इधर, या इस तरफ कहीं पर भी हो, यही रहेगा। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास सर्कुलर एजेस हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक। तो सर्कुलर एजेस पे अगर हम कोई भी स्मॉल एरिया लेते हैं बेटा, कोई भी स्मॉल एरिया लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास एरिया वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, एरिया वेक्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसी पॉइंट पर अगर हम बात करें E की, तो E कहां पर है, E बाहर की तरफ है। E बाहर की तरफ क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा लीनियर रखा है, लाइन की तरफ रखा है, तो ये बाहर की तरफ ही भेज रहा है E को, हर पॉइंट पे E कहां पे है, बाहर की तरफ। सेम चीज यहाँ पे अगर हम ले लें कोई एक पॉइंट, इस पर भी जो होगा हमारे पास DA कहां पे होगा, बाहर की तरफ होगा, और वेक्टर E कहां पे होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्या लेना है, एक वायर ले लेना है, अनंत लंबाई का एक सीधा तार ले लेना है, एक समान धनावेशित है। तो धनावेशित का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा बाहर की तरफ होगी, E तो हो गया बाहर। ये जो कर्व सरफेस था, इस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमने लघु क्षेत्रफल अवयव लिया है, उसके कारण क्षेत्रफल अवयव की दिशा कहां पे होगी, बाहर की तरफ। जो हमारे पास वृत्ताकार एजेस थे, किनारे थे, इनके कारण जो DA होगा वो कहां पे होगा, बाहर की तरफ होगा, और E कैसा होगा, इस तरफ। तो यहाँ पे देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों कितने हैं बेटा, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और ये E और DA दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर हैं। तो यहाँ पर E और DA के बीच कोण थीटा है वो 0 है, और E और DA के बीच यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक। ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला, सॉरी फिगर हो गया। तो फिगर की बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आगे चलते हैं इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो भाई थ्योरी लिखने के लिए जैसा हमें प्रश्न दिया वैसे बोलना पड़ेगा हमें कि माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है, ठीक है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हम अपने इस तार के चारों तरफ L लंबाई का गॉसियन पृष्ठ, वो भी कैसा होना चाहिए, बेलनाकार पृष्ठ, तो गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींच लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस पर, इस पर, इस पर, तीनों पॉइंट पर हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स, और तीनों पॉइंट पर जब वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा तो हम टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी
आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। अगर कोई भी हमारे पास वायर हो, ठीक है, या लंबाई में से कोई चीज दी हो, तो हम रेखीय घनत्व की बात करते हैं, लैम्डा होता है। रेखीय घनत्व क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा की इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q बाई एल। ठीक, कोई भी अगर वायर है तो उसमें क्या होगा बेटा? चार्ज डेंसिटी जो होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो होती है लैम्डा इक्वल टू Q बाई एल। कि एक समान लंबाई में किसी तार की लंबाई में एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? लैम्डा कहलाती है। तो लैम्डा भी समझना बहुत जरूरी था कि लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? Q बाई एल होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, मान लेते कि ये जो एरिया, इसको नाम दे दो A1, इसका नाम दे दो A2 और इसका नाम दे दो A3। ठीक, तीन एरिया ले लिए, तीन एरिया सेगमेंट बना लिए, A1, A2 और A3। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा बेटा कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो भाई यहाँ पे हमें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई लेना पड़ेगा। ठीक, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये सरफेस के लिए बना दिया था तो यहाँ पे लिख देंगे सरफेस। ठीक, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल्स टू में, ये तो पूरा डी ए हो गया, पूरा सरफेस हो गया हमारे पास, पूरे सरफेस का एरिया है। अब ये होगा किसके बराबर? तो इंटीग्रेशन सरफेस वेक्टर ई, अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा डी ए1, ए1 का मतलब इस जगह का, प्लस इंटीग्रेशन, ये भी सरफेस के लिए है, वेक्टर ई डॉट डी ए2, ए2 का मतलब कौन सा वाला हो गया? ये जो हमारे पास सर्कुलर एजेस थे, प्लस में क्या करना है हमें यहाँ पे? इंटीग्रेशन, ये भी सरफेस में है, और वेक्टर ई डॉट डी ए3, यानी कि A2 और A3 हमारे पास सर्कुलर एजेस के लिए है, और जो A1 है वो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एजेस के लिए है। ठीक, अब आ जाते हैं भाई, फाइनली अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, प्लस यहां भी हमें करना पड़ेगा ई डी ए टू कॉस थीटा प्लस ई डी ए टू कॉस थीटा। ये जो डी ए टू है और जो यहाँ पे A3 होना चाहिए बेटा, A2 और A3 हैं, ये किसके लिए हैं? ये सर्कुलर एजेस के लिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भैया ये सर्कुलर एजेस के लिए हैं, सर्कुलर एंड्स लिख दें या एजेस लिख दें, ये दोनों सर्कुलर एंड्स के लिए हैं। और ये किसके लिए है? कर्व्ड सरफेस के लिए है। ठीक, ये कर्व सरफेस के लिए है और ये किसके लिए है? सर्कुलर एंड्स के लिए है। ठीक, अब एक बात बताओ भाई कि यहाँ पे E और DA के बीच में एंगल कितना हो रहा था? 90 डिग्री का, A2 और A3 पे। तो यहाँ पे रख देंगे cos 90, यहाँ भी क्या रख देंगे? cos 90। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो बात हमारे पास सिर्फ बचेगी फाई E इज इक्वल्स टू E DA cos ये 0 वाला, cos 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा E DA cos 90 प्लस E DA cos 90। तो ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि यहां से गुजरने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बेटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे फाई ई कितना होगा? 0, और यहाँ भी फाई ई कितना होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबल फिर कौन सा रहेगा? सिर्फ ये वाला टोटल फ्लक्स के लिए। तो फाई ई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास बेटा ई डी ए, फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ई डी ए। ओके, अगर ये हो गया है तो मैं थोड़ा बोर्ड इरेज करना चाहूंगा, ठीक है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। एक मैं यहां से थोड़ा साफ करना चाहूंगा बेटा, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है। तो अब चलते हैं भाई, ये जो मिला हमें फाई ई इज इक्वल टू ई
डी ए, क्योंकि हमने cos 0 की वैल्यू 1 रख दी, यहाँ पे 90 की 0 रख दी, प्लस में 0 और प्लस में 0, तो ये खत्म हो गया, सिर्फ इतना बचा है। अब गॉस थ्योरम कहती है, ठीक है, अब हमें गॉस की प्रमेय से करना है। किससे करना है भाई? गॉस की प्रमेय से, क्योंकि उसके अनुप्रयोग है तो उसके बिना तो काम बनने वाला नहीं है। गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ही वैल्यू आपस में एक दूसरे के कैसी हैं? बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा ई डी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है, या ई ए कर सकते हैं यहाँ पे अब, ठीक, या इंटीग्रेशन डी ए, फाई ई डी ए इज इक्वल्स टू लिख देंगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये जो डी ए है, इंटीग्रल डी ए है, वो है टोटल कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है 2 पाई आर एल। कितना होगा भाई? 2 पाई आर एल। ये किसके लिए होता है? सिलेंडर के लिए होता है, 2 पाई आर एल। तो यहां पे हम आ जाएंगे आगे E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें बात करनी सिर्फ E की, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एल, ठीक। अब ये जो हमारे पास बचा है Q बाई एल, ये जो बचा है Q अपॉन में क्या बचा है? L। तो ये किसके इक्वल टू होता है भाई? अभी अभी मैंने बताया था कि जो आवेश का रेखीय घनत्व होता है वो होता है Q बाई एल लैम्डा इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे ब्रैकेट में शो कर देंगे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई एल। तो यहाँ पे हम क्या रखा सकते हैं? लैम्डा। तो E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। कहीं कहीं पर सिर्फ इतना ही दिया जाएगा तुम्हें, ठीक, कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे के निकट बड़े क्षेत्र की तीव्रता, तो आ जाएगा E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। लेकिन हमारे पास एक चीज और आती है कि हम यहाँ पे जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक नियतांक जानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसको? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई R। हमने क्या किया? इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया, ताकि ये बन जाए 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि पूरा कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो उसको पूरा कांस्टेंट बनाने के लिए हम ऊपर का 2 का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हमारे पास फाइनली मिल जाता है हमको E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई R, जहां पे लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व, ठीक। तो इस इक्वेशन से सीधे सीधे पता चलता है कि जो हमारे पास अनंत लंबाई के कारण जो आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेखीय घनत्व के, लीनियर चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। ये हो गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आज का हमारा टॉपिक जो पढ़ा हमने उसका नाम था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका व्यंजक आया है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई R, ठीक, न्यूटन पर कूलम। अब आया कैसे है? सबसे पहले हमने क्या लिया था? एक अनंत लंबाई का सीधा तार लिया था जो पॉजिटिवली चार्ज था, एक समान धनावेशित था। उसको परिबद्ध करने के लिए हमने गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना की, उसको मान लिया, सपोज कर लिया कि इसको कौन बाउंड कर रहा होगा? सराउंडेड बाई अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब जो सिलेंडर होता है उसमें 3 एजेज होते हैं, ऊपर के तो सर्कुलर एज हो गया और बीच में से जो होता है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो तीनों पे बारी बारी से हमें क्या करना था? स्मॉल एरिया सेगमेंट लेना था, यानी कि लघु क्षेत्रफल अवयव लेना था। उन लघु क्षेत्रफल अवयव पर हमें डीए और ई की डायरेक्शन देखनी थी कहां पे है। तो जो सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस एरिया था, उसमें ई और डीए की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड थी, और जो हमारे पास सर्कुलर एंड्स थे उनमें ई और डीए परपेंडिकुलर थे। ई की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, ठीक है, और हमारे पास जो ए की डायरेक्शन थी ऊपर की तरफ थी, और ई कहां था? बाहर की तरफ थी। यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो 90 डिग्री का बन रहा था। इन्हीं तीनों
एरिया सेगमेंट्स पर हमें फाई ई निकालना था कि इसके कारण फाई ई क्या होगा, इस पर फाई ई क्या होगा, इस पर फाई ई क्या होगा। तीनों पर जब फाई ई निकालेंगे तो इस पे फाई ई 0 हो जाएगा, इस पे फाई ई 0 हो जाएगा, इस पे फाई ई जो बचेगा वो बचेगा ई डी ए। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया के लिए भी फाई इज इक्वल टू ई डी ए आ जाएगा। डी ए जो होता है वो हमारे पास एरिया है पूरे सिलेंडर का, तो एरिया होता है 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल रख देंगे, और जो कि गॉस थ्योरम की अकॉर्डिंग फाई ई होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों को इक्वल कर दिया गया। ई की वैल्यू निकालने के लिए इसको यहाँ पे ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतर कर लिया गया, तो ई इक्वल टू आएगा लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर दो का ऊपर भी मल्टीप्लाई, दो का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये लाइक दिस ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की वीडियो पसंद आई होगी। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियोस लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए सबको मेरा राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो पे।